हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 178 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर हमें किस बारे में बताया रखा है। हम 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर हमें बता रखा है ऑडिट कमेटी के बारे में। ये ऑडिट कमेटी के बारे में हमें एलओडीआर के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको तो एलओडीआर के हिसाब से ऑडिट कमेटी को फॉर्म करना कंपलसरी है, बट जो बाकी कंपनीज़ हैं उनको भी ऑडिट कमेटीज़ बनानी होती हैं। अब ये ऑडिट कमेटी के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हमें सेक्शन 177 के अंदर बता रखी है। जैसे कि अगर कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसको तो बनाना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर कोई पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर रही है, या जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर रही है, या फिर जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह जो 50 करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उन कंपनीज़ के लिए भी जो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ हैं उनके लिए भी ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो अब सेक्शन 177 क्या बताता है ऑडिट कमेटी के बारे में। ये बोलता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हर एक लिस्टेड कंपनीज़ के, ये तो हमारा कंपलसरी हो गया जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है और एलओडीआर के अंदर भी दे रखा है। सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, तो अदर क्लास की कंपनीज कौन सी है जो मैंने अभी आपको बताई, एज में बी प्रिस्क्राइब शेल कॉन्स्टिट्यूट अ ऑडिट कमेटी, तो उनको क्या बनानी होगी, ऑडिट कमेटी बनानी होगी। तो पहली चीज़ तो हमें सबसेक्शन 1 जो है उसके अंदर ये बात बता दी गई। उसके बाद बोलता है कि जो ऑडिट कमेटी है उसके अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज पर सबसेक्शन 2। एलओडीआर भी यही बात बोलता है कि जो ऑडिट कमेटी है उसके अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स तो होने ही होने चाहिए। साथ में क्या बोलता है कि ये जो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी, तो यानी कि जो मेजॉरिटी है यानी कि आधे से ज़्यादा जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बट वहीं एलओडीआर के अंदर अगर आप चले जाओगे तो वो बोल देता है 2/3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बट हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो लेट इट बी ऑन द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं यानी कि आधे से जो ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर यहाँ पे इसने एक और प्रोविजियो के अंदर डाल दी बात, यानी कि सेक्शन 177 का सबसेक्शन 2 का प्रोविजियो क्या बोलता है आपको कि जो भी आपके मेंबर्स हैं यानी कि ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, वो कैसा होना चाहिए, उनको रीड एंड अंडरस्टैंड करना आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कंपनी की बनेगी वो उनको पढ़नी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि बनानी आनी चाहिए, समझनी और पढ़नी आनी चाहिए। तो ये एक कंपलसरी कंडीशन यहाँ पे डाली गई है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो हर एक ऑडिट कमेटी होगी ऑफ अ कंपनी existing immediately before the commencement of this act shall within 1 year of such commencement be reconstituted accordance with subsection 2। तो यानी कि 2013 के एक्ट से पहले की जो भी कमेटी ऑडिट कमेटी बनी हुई होगी उसको ये कंप्लाइंस करनी होगी, यानी कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा से बनेंगी सबसेक्शन 2 के कंप्लाइंस को पूरे करते हुए कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हों, मेजॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट हो, सभी डायरेक्टर्स को रीड एंड अंडरस्टैंड करना होता हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फिर सबसेक्शन 4 यहाँ पे हमें बोल देता है कि every audit committee shall act in accordance with the terms of reference। अब terms of reference क्या होते हैं, terms of reference मतलब कि जब कोई कमेटी बनाई जाती है तो उसको उसका काम बोर्ड बताता है कि आपको क्या क्या करना होगा। तो वो जो काम जब बताया जाता है रिटर्न के अंदर उसी को हम क्या बोल देते हैं, बोर्ड ऑफ रेफरेंस, टर्म ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। तो ये जो रिटर्न के अंदर बोर्ड ने कमेटी को काम बताया है इसको हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। तो स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड विच शैल इंटर एलिया इंक्लूड, जिसके अंदर ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहते हो देन यू आर फ्री टू डू दैट, बट यू हैव टू इंक्लूड इन योर टर्म्स ऑफ रेफरेंस दीज 8 थिंग्स। तो क्या क्या बातें बताई गई हैं, एक तो रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो अभी ऑडिट कमेटी आप बना रहे हो, नाम से पता चल रहा है, तो इनका काम है किस चीज़ के लिए, रिकमेंडेशन देना, अपॉइंटमेंट के लिए, रेम्यूनरेशन के लिए और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब कि क्या क्या कंडीशंस रहेंगी ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो किसको अपॉइंट करना है, कितने पैसे, कितनी फीस देनी है उन्हें, क्या उनकी टर्म्स रहेंगी, ये सारी रिकमेंडेशन करना किसका काम है, ऑडिट कमेटी का काम है। किसको रिकमेंड करेंगे, ये बोर्ड ऑफ कमेटी को बताएंगे, बोर्ड ऑफ कमेटी को रिकमेंड करेंगे एंड देन फाइनली बोर्ड ऑफ कमेटी विल टेक द डिसीजन। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। तो रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, एक तरीके से देखेंगे किस चीज़ को
कि ऑडिटर कितना इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा सबसेक्शन 2 ने ये बोला था कि जो इसके अंदर पहले तो सबसेक्शन 2 ने बोलता कि जितने भी ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब साथ ही साथ ये खुद इंडिपेंडेंट है, तो अगर ये खुद इंडिपेंडेंट है तभी तो ऑडिटर की भी इंडिपेंडेंस को चेक कर पाएंगे कि क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यानी कि जो खुद इंडिपेंडेंट है वही दूसरे की इंडिपेंडेंस को देख सकता है, जो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो कैसे चेक करेगा। तो इसलिए ये रिव्यू और मॉनिटर करते हैं ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को, और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है, और इफेक्टिवनेस देखते हैं कि ऑडिट प्रोसेस कितना इफेक्टिव है। तो पहली चीज़ इनका काम है कि एक तरीके से ऑडिटर को लेके आना, अपॉइंट करना, उसको कितनी रिम्यूनरेशन देनी है वो देखना, और क्या टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होंगे। दूसरी बात, उन्हीं को फिर ये रिव्यू और मॉनिटर करते हैं जिनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अपॉइंट किया गया डायरेक्टर को, कि भाई हाँ उसकी इंडिपेंडेंस कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना इफेक्टिव हो रहा है ऑडिट प्रोसेस। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एग्जामिन करते हैं एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, क्योंकि इन्हें रीड एंड अंडरस्टैंड आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि ये कंडीशन है प्रोविजो के अंदर दे रखी थी, तो ये समझ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। उसके बाद फिर वो ऑडिटर रिपोर्ट देखेंगे, वो चेक करेंगे हाँ भाई ऑडिटर ने सही चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर पकड़ के बताई हैं या सही चीज़ें वो देखी हैं उसने। चौथी चीज़, अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टीज़, की भाई आप एक रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करके, हमें बता रखा है किस तरीके से आप रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं। अब एक बार एंटर करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट चेंज होते हैं उसके अंदर, तो उनको क्या करते हैं, उनकी अप्रूवल देते हैं। provided that audit committee may make omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the company subject to such conditions as may be prescribed, कि उनकी omnibus approval भी दी जा सकती है ऑडिट कमेटी के थ्रू। तो ये बात हमें यहाँ पे बता रखी है। पांचवा काम होता है स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो आपस में लोन दिए जा रहे हैं, जो आपस में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उनकी स्क्रूटनी भी जो ऑडिट कमेटी है वो करेगी। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स और असेट्स ऑफ द कंपनी वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी, तो जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे अंडरटेकिंग की वैल्यूएशन करना या जो कंपनी के असेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन करने का काम कौन करेगी, ऑडिट कमेटी करेगी। फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो हैं और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको इवेल्यूएट कौन करेगा, वो भी ऑडिट कमेटी करेगी। देन मॉनिटरिंग द एंड यूज़ ऑफ फंड रेज थ्रू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर्स, कि भाई जो भी आपने पब्लिक ऑफर से पैसा उठाया या इस तरीके की जो भी बातें हुई कि आप उस पैसे को कैसे यूज़ कर रहे हो, उसको मॉनिटर करती है कौन, ऑडिट कमेटी। तो ये बातें हमें सबसेक्शन 4 के अंदर बताई गई कि क्या क्या चीज़ें जो हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर होनी चाहिए ऑडिट कमेटी की। फिर सबसेक्शन 5 आता है सेक्शन 177 का, वो बोलता है कि जो ऑडिट कमेटी है वो क्या कर सकती है, मे कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख लेती है ऑडिट कमेटी, रिव्यू कर लेती है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई कमेंट्स चाहिए तो वो ऑडिटर से मांग सकती है, हाँ ये चीज़ हमें बताओ। द स्कोप ऑफ द ऑडिट, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। साथ ही साथ जो ऑब्जर्वेशन है ऑडिटर्स की उसके ऊपर भी कोई कमेंट्स मांग सकती है। एंड रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको सबमिशन होने से पहले बोर्ड के पास खुद इसको रिव्यू कर लेगी टू द बोर्ड। एंड में ऑल्सो डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और अगर कोई इशू लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो जो हमारा इंटरनल ऑडिटर हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया या मैनेजमेंट हो गया, इन तीनों के साथ उसको डिस्कस भी कर सकती है एंड ऑडिटर कमेटी। उसके बाद क्या बोलते हैं आगे, सबसेक्शन 6 के अंदर कि द ऑडिट कमेटी शैल हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर इन रिलेशन टू आइटम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, जो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, क्या क्या फंक्शंस है, तो उसके रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऑडिट कमेटी, और रेफर टू इट बाय बोर्ड, या फिर कोई और काम जो भी बोर्ड ने रेफर किया है ऑडिट कमेटी को उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। एंड फॉर दिस पर्पज शेल हैव पावर टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, भाई किसी और से भी एडवाइस अगर लेनी है, जैसे किसी सीए से एडवाइस लेनी है, सीएस से एडवाइस लेनी है, किसी लॉयर से एडवाइस लेनी है किसी मैटर के रिगार्डिंग, तो वो एडवाइस लेने के रिगार्डिंग भी, या किसी और से भी कोई भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस लेने की पावर ऑडिट कमेटी के पास होती है।
फिर 7वीं बात आती है द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द KMP शेल हैव राइट टू हियर इन द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी की जो ऑडिटर्स हैं कंपनी के जो भी अपॉइंट हुए थे और जो KMPs हैं यानी कि CEO हो गए या CFO हो गए, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, CS हो गए, ये सारे KMPs होते हैं। तो जो ऑडिटर हैं या की मैनेजर पर्सन है उनके पास ये राइट होता है कि जो ऑडिट कमेटी की मीटिंग होगी उनके अंदर उनको सुना जाएगा, लेकिन उनके पास राइट टू वोट करने का अधिकार नहीं होगा कि वो किसी मैटर के ऊपर वोट करें। 8वीं बात आती है द बोर्ड्स रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 134। जब हम सेक्शन 134 पढ़ते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है बोर्ड की रिपोर्ट देनी होती है, बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो उसी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बोर्ड को ये बताना होता है कि उन्होंने ऑडिट कमेटी को बनाया है, तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन उसके अंदर डायरेक्टर्स हैं, और जहाँ पे कोई रिकमेंडेशन दी गई ऑडिट कमेटी के द्वारा बोर्ड को और वो रिकमेंडेशन बोर्ड ने नहीं मानी तो उसके बारे में बताना होता है। वेयर द बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी द सेम शेल बी डिस्क्लोज इन सच रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रीजन देयर ऑफ, और रीज़न भी बताना होता है कि क्यों आपने ये ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं मानी तो बोर्ड को अपनी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ डिस्क्लोज करनी होती है। किस हिसाब से? सेक्शन 177 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। देन सबसेक्शन 9 बोलता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी या बाकी जो भी कंपनीज जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताई थी शेल एस्टेब्लिश विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे बता दिया कि एक तरीके से विसल ब्लोअर की बात हो गई कि हमें विजिल मैकेनिज्म बनाना है कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए। और साथ ही साथ आपको एडुकेट सेफगार्ड देना होगा अगेंस्ट दी विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन हु यूज़ मैकेनिज्म। जो भी व्यक्ति उस मैकेनिज्म को यूज़ करता है उसका विक्टिमाइजेशन ना हो तो उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और ये प्रोविज़न बनाना पड़ेगा कि कैसे कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है चेयरपर्सन को ऑडिट कमेटी के, तो वो कैसे कैसे चीज़ें होंगी वो सारी हमें बतानी होगी क्योंकि इन तक वो बात पहुँचेगी कि भाई इस तरीके से वो चल रहा है तो फिर वो ऑडिट कमेटी को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। Provided that the details of establishment of such mechanism shall be disclosed by the company on its website if any and board's report। और ये जो भी है इस तरीके की विजिल मैकेनिज्म बनाई जाएगी, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट बनाई जाएगी, इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा अपनी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और जो बोर्ड की रिपोर्ट है उसके अंदर भी डिस्क्लोज करना होगा। तो ये 10 सब सेक्शन आते हैं सेक्शन 177 के अंदर। तो आई होप ये सेक्शंस क्लियर हों और आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।